सो अब अपन वेव फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। अच्छा, वेव फंक्शन को उसका समझने के लिए मतलब फिजिकल कुछ सिग्निफिकेंस निकल के आए कि अपन फील ले सके क्या है वो सब, ठीक है। कुछ टर्मोलॉजी मैं बार बार यूज़ करूंगा, पहले वो अपन समझ लेते हैं, फिर आगे साई को सॉल्व करके कुछ समझेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो जो अपना साई है जो आर थीटा फाई के टर्म में आएगा, ठीक है, वो दो पार्ट में टूटता बताया था मैंने, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। मतलब एक ऐसा फंक्शन आएगा जो आर पे डिपेंड करेगा, दूसरा फंक्शन आएगा जो थीटा फाई पे डिपेंड, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो टोटल वेव फंक्शन होगा। अच्छा, इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसको बोलेंगे एंगुलर वेव फंक्शन, क्योंकि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, बट ये आधे आधे पार्ट हैं, इन दोनों का टोटल है वो अपना वेव फंक्शन है। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, अपन अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। 1s तो सिंपल होगा अपन पढ़ेंगे, बट और भी आगे आएंगे वो डिफिकल्ट होंगे। इसको आसान है समझना, अलग अलग करके रेडियल पार्ट समझो, एंगुलर पार्ट समझो, मल्टीप्लाई करके टोटल सोचो। दैट इज हाउ वी विल मूव ऑन, ठीक है। सो दिस इज रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन क्या है? जो किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ आर पे। आर क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंगुलर वेव फंक्शन ये पार्ट किस पे डिपेंड करता है? थीटा एंड फाई। या तो थीटा और फाई क्या था? एंगल विद द जेड एक्सेस थीटा, प्रोजेक्शन का एंगल विद द एक्स एक्सेस किस क्या था? फाई, ठीक है। तो ये अपने आर थीटा फाई थे। तो वेव फंक्शन दो पार्ट में टूटता है, एक रेडियल पार्ट और एक एंगुलर पार्ट। अच्छा, फिर मैंने बोला था जो रेडियल पार्ट आता है वो डिपेंड करता है एन है क्या है और एल क्या है। सो क्वांटम नंबर एन और एल डिटरमाइंस द रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। आर जो रेडियल वेव फंक्शन है वो डिपेंड करता है एन क्या लिया है और एल क्या लिया है। मैं सब समझा दिया। देखो एन क्या होता है, एल क्या होता है। एन की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन अप टू इनफाइनाइट हो सकती है। एल की वैल्यू हो तो सकती है 0 से लेकर, मैंने कंडीशन लगी है 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। मतलब अगर 1 है 0, सब पढ़ लिया अपन ने, और n अगर 2 है तो 0 and 1 एंड सो ऑन। फिर m क्या क्या होगा वो l पे डिपेंड करता है। अच्छा, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलता है, ठीक है, रेडियल वेव फंक्शन जो डिपेंड करता है n क्या लिया है और l क्या लिया है। क्वांटम नंबर l और m वो बताता है एंगुलर वेव फंक्शन a क्या होगा, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आता है। तो अपन को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व करते हैं। n क्या लिया है, l क्या लिया है, दैट विल डिटरमाइन कैपिटल R क्या आएगा। R मतलब अपना एंगुलर रेडियल वेव फंक्शन। अच्छा, l क्या लिया है, m क्या लिया है, दैट विल डिटरमाइन हमारा कैपिटल A थीटा फाई क्या आएगा, ठीक है। आगे एग्जाम्पल लेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, बट ये समझ में आना चाहिए मैं भी क्या बोल रहा हूँ। दो पार्ट में टूटता है, एक रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट n और l पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंगुलर पार्ट l और m पे डिपेंड करता है। स्पिन यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ से नहीं आता है स्पिन, फोर्थ क्वांटम नंबर वो अलग है, अलग ऑब्जर्वेशन से, बट इन सब में फर्क नहीं पड़ता स्पिन का, ठीक है। तो ये अपना हो गया वेव फंक्शन। अब अपन सॉल्व करेंगे वेव फंक्शन फॉर 1s, ठीक है। हमें निकालना नहीं है भाई, अपन को सॉल्व नहीं करना है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, हमें साई दे देगा। एटलीस्ट उस साई को हमें समझना है क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं हमारे काम की, बस दैट्स इट, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू। मैं इतना कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैं रैंडमली कूद जाऊंगा और बोलूंगा चलो ये साई है, इसको सॉल्व कर दूंगा। ये साई कहाँ से है भाई, ये क्या है, ये साई किस चीज़ का साई है, ये है क्या साई, बस इसलिए मैंने पूरा समझाया है, ठीक है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं और साई सॉल्व करते हैं जरा 1s का, ठीक है। पहला वेव फंक्शन सॉल्व करके देखते हैं। सबसे सिंपल वेव फंक्शन 1s के लिए जो आएगा, n मतलब 1 रख दिया होगा तो एक r आ गया होगा। s अगर बोल रहे हैं तो उसने l क्या रख दिया होगा, 0 रख दिया होगा, और m क्या रख दिया होगा 0, तो एक दूसरा a आ गया होगा, है ना। तो एक वेव फंक्शन बन गया होगा। तो वेव फंक्शन कैसा दिखेगा देखो, सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर 1s ऑर्बिटल। फॉर 1s उसने n क्या रख दिया होगा 1, l क्या रख दिया होगा 0, m क्या रख दिया होगा 0। तो वेव फंक्शन जो आता है दो पार्ट में आएगा, याद है टोटल वेव फंक्शन मैं अलग अलग बता रहा हूँ। r वाला पार्ट निकल के आता है 2/a0 3/2 e⁻⁻r/a0। a0 एक कांस्टेंट है, r इज व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ओरिजिन, कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से, दैट इज रेडियस, वो r है, ठीक है। तो ये फंक्शन बन के आता है, ठीक है, अगर सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर। अच्छा, ये जो निकल के आता है, जो अलग अलग मैंने कलर में लिया क्योंकि वो रेडियल पार्ट हो गया और ये अपना एंगुलर पार्ट, एंगुलर वेव फंक्शन। तो एंगुलर वेव फंक्शन हो गया 1/2√π, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट। बता 1/2√π क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा,
तो अगर मैं ओवरऑल वेव फंक्शन पूछूं तो ओवरऑल नेट वेव फंक्शन क्या है 1s का, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1/a0 3/2 इंटू 1/2√2 इंटू ई रेज टू माइनस आर बाई ए नॉट, दैट इज आर वेव फंक्शन। बट अपन सब सॉल्व कैसे करेंगे, अलग अलग करके, क्योंकि अलग अलग देखो आसान है, ये तो कांस्टेंट होगा, उसको अलग सोचेंगे। ए फंक्शन आ रहा है आर का, देखो सिर्फ आर उसके अंदर वेरिएबल है, तो वो अपन को समझना है। तो पहले अपन समझते हैं इस आर को, किसके आर को, 1s के आर को, कैपिटल आर, 1s का रेडियल वेव फंक्शन को समझते हैं। प्लॉट करेंगे ग्राफ डायग्राम। सो लेट अस प्लॉट कैपिटल आर वर्सेस आर का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तभी समझ में आएगा। सो प्लॉट करते हैं, आर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 0, तो सोचो क्या आएगा, इनफाइनाइट। एक बार प्लॉट करके सोचो, एक बार ट्राई करो खुद से बना के कि 0 पर क्या आएगा। देखो नेगेटिव नहीं हो सकता रेडियस, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 0 से लेके इनफाइनाइट कैसे वेरी करेगा, ट्राई करो, फिर यहाँ देखो। सो मैं बता रहा हूँ कैसा बनेगा। अगर अपन आर को बोले तो बोल सकते हैं 2 ये सब कांस्टेंट है, इसको मैं कांस्टेंट बोल रहा हूँ, 2/a0 3/2, ठीक है, क्योंकि a0 भी एक कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट इंटू ई रेज टू आर बाई a0 बोल दिया मैंने, ठीक है, a0 कांस्टेंट है, लिख देता हूँ कांस्टेंट। अच्छा, आर की वैल्यू 0 रखेंगे तो e⁻0 क्या हो जाएगा, 1, तो एक कांस्टेंट आएगा। अच्छा, आर की वैल्यू अगर बढ़ाते जाएंगे, अगर आर को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये e⁻ बढ़ेगा, तो ये पूरा बढ़ेगा, तो ये पूरा कम होगा, मतलब 0 पर कांस्टेंट होगा और आर बढ़ाने के साथ ये कम होता जाएगा। दिस इज द ग्राफ फॉर रेडियल वेव फंक्शन विथ आर, तभी समझ में आएगा। पहले ही समझ में आ रहा है, तो अपन ने एंगल रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ बनाया आर के साथ, जो इस तरीके से आ रहा है। बट जो वेव फंक्शन होता है, इट डू नॉट हैव एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है उसके स्क्वायर का। तो वेव फंक्शन का जब स्क्वायर करते हैं, दैट गिव्स सम फिजिकल सिग्निफिकेंस, एंड व्हाट इज दैट, वो अपन देखते हैं। वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, देखो साई आर थीटा फाई मैंने बताया, उसको ये देता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट एनी पॉइंट इन स्पेस। बट प्रॉब्लम ये है किस चीज़ का एम्पलीट्यूड, कौन सा वेव, मतलब है वो एम्पलीट्यूड, लेकिन नो वन नोज एंड नो फिजिकल सिग्निफिकेंस कि वो एक्चुअली क्या है। बट हाँ, कुछ वेव है उसका एम्पलीट्यूड है, ये उसका फिजिकल बताया मैं, प्रोबेबिलिटी की वेव है, बट एक्चुअली साई नहीं है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कब मिलती है, जब साई का स्क्वायर कर देते हैं। तो साई का स्क्वायर कर दो, दैट गिव्स अस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखना है। साई देता है इलेक्ट्रॉन का, कोई भी मतलब अपन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, एटम के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज़ बताया नहीं कि सारा अपन जो श्रोडिंगर सॉल्व करेंगे वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, बताया था वेव फंक्शन निकाल ही नहीं, तुम वो पोटेंशियल का फंक्शन निकाल ही नहीं पाओगे। अब तुम बोलोगे सर आपने बोला सब जगह एप्लीकेबल होता है, क्योंकि थैंकफुली जो अपन सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन के लिए, सब जगह ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट देता है। एक बड़ा अंतर है, वो मैं बताऊंगा बाद में क्या, ठीक है। बाकी अपन जो सॉल्व करते हैं हाइड्रोजन के लिए, वही आंसर आते हैं सारे एटम्स के, सारे मतलब एटम्स के लिए, बस अप्रॉक्सीमेशन लेना होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर आंसर आते हैं, इसलिए पढ़ते हैं अपन हाइड्रोजन वाला जो है वहीं से निकालते हैं, और वो सब जगह यूज़ करते हैं, और एक्सपेरिमेंटली भी सब मैच करता है। और मैथमेटिक्स भी बोलती है हाँ यूज़ कर सकते हो, उसमें अप्रॉक्सीमेशंस हैं, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट आइडियाज़, वो सब बात की बात है, अभी पहले ये इतना सीखते हैं। बट हाँ, मैं ये बताना भूल गया था कि ये सब अपन हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर सॉल्व कर पाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला अपन यूज़ कर सकते हैं, सिंपल वाला K₂ फंक्शन बड़ा सिंपल बन जाता है, और जो भी पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा था मैंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इट बिकम सॉल्वेबल, दैट्स इट, और एल्स इट विल नॉट बी सॉल्वेबल, ठीक है। एनीवेज, तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा था कि साई क्या देता है वो समझ में आ रहा है, वेव, इलेक्ट्रॉन का जो वेव होता है, ठीक है, उस वेव का एम्पलीट्यूड, बट नो वन नोज व्हाट काइंड ऑफ वेव इज दैट। बट फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल के आता है, अगर इसका स्क्वायर कर दो तो उस वेव फंक्शन का स्क्वायर करने पर देता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, नॉट प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी में अंतर क्या है, जैसे अपन मास की बात करते हैं, मैं क्या बोलूँ, किसी और कोई आयरन का मेरे पास एक ब्लॉक है, सपोज 1 किलो का, ठीक है, आयरन का ब्लॉक, सेम आयरन का मेरे पास सेम चीज, सेम एकदम क्वालिटी ऑफ आयरन का 1 टन का एक ब्लॉक है।
ये वाला ज़्यादा भारी है, मास इसका ज़्यादा है, इसका मास कम है। अब मैं बोलूँ बताओ दोनों की डेंसिटी कितनी है, मास डेंसिटी, तो वो तो बराबर हो गई दोनों की, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम इससे 1 टन वाले का वही मास, पर यूनिट वॉल्यूम तो वही होगा जो पर यूनिट वॉल्यूम इसका है। दैट इज पर यूनिट वॉल्यूम बिकम्स डेंसिटी। तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंपेयर करो, जैसे मास डेंसिटी वैसी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने भी ग्राफ बनाया था, साई आर का क्या आया था, ये इसके स्क्वायर का बनाते हैं, तो वो आएगा अपन को ग्राफ फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, अच्छा ये सारी वैल्यू देखो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर है, कहीं जीरो नहीं हो रहा है, तुम उसको स्क्वायर कर लो, तो जो ई रेस टू पर माइनस आर बाई ए नॉट है ना, तो ई रेस टू माइनस 2 आर बाई ए नॉट बन जाएगा। ग्राफ बनाओ सेम बनेगा, वैल्यू नॉट टू स्केल, वैल्यूज अलग अलग आएंगी बट दिखेगा सेम। तो ये अपन ने आर स्क्वायर बना दिया। अब एक चीज़ मैंने बताया, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। मैंने इसका वॉल्यूम टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें डी आर भी आएगा, लेकिन वो डी आर थिकनेस में देगा, उतना छोड़ दो। ठीक है, एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं किया है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में बात किया है। इसलिए मैं प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में देखा है मैंने, पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ, बट एनसीईआरटी में नहीं लिखा उसके बारे में। सो 4 पाई आर स्क्वायर और 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर, यहाँ साई रेडियल की बात कर रहे हैं। सो 4 पाई आर स्क्वायर रेडियल स्क्वायर गिव्स रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया, डिवाइड बाई वॉल्यूम करो, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा सरफेस एरिया, समझ में आ रहा है, इंटू डी आर करेंगे तो वैल्यू वॉल्यूम हो जाएगा। तो वो इतना इस पर डिटेल में जा रहा हूँ इसलिए मैं। ठीक है, तो सरफेस एरिया इंटू थिकनेस डी आर बिकम्स वॉल्यूम, एंड देयरफॉर दिस गिव्स रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट डिस्टेंस आर। कोर्स में ये है साई और साई स्क्वायर। साई गिव्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट एनी पॉइंट स्पेस, साई स्क्वायर गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है। इसमें अगर मैं वॉल्यूम का फैक्टर मल्टीप्लाई कर दूँ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, तो वो क्या बन जाएगा अपन को, रेडियल प्रोबेबिलिटी का फंक्शन देगा, प्रोबेबल चांसेस कितने। जैसे मास डेंसिटी में अगर मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलता है, मास मिलेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में के अंदर अगर मैं वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकाली है, मैंने मल्टीप्लाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, डी आर हटाओगे तो रेडियल में वेरिएशन मिलेगा। सो 4 पाई आर स्क्वायर बनाओगे तो वो ऐसा आएगा, क्योंकि फॉर्मूला अब देखो, अगर मैं आर स्क्वायर क्या था, कांस्टेंट इंटू ई रेस टू माइनस आर बाई ए नॉट, उसका स्क्वायर कर दिया, तो कांस्टेंट का स्क्वायर नया कांस्टेंट ई रेस टू माइनस 2 आर बाई ए नॉट, आर स्क्वायर बाकी सब कांस्टेंट अलग कर दिया, तो फंक्शन बन गया कांस्टेंट इंटू आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू, सब लिखते जाओगे तुम्हें लग रहा है समझना है तो, आर स्क्वायर इंटू ई रेस टू माइनस 2 आर बाई ए नॉट। अच्छा, जब आर की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे की वैल्यू 0, समझ में आ रहा है। और इनफाइनाइट पे फिर 0 टेंड करेगी और बीच में एक मैक्सिमा बनाएगी। इस फंक्शन को अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक मैक्सिमा आएगा। जरा वो सॉल्व करके भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले ये। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू साई आर स्क्वायर, दैट इज रेडियल वेव फंक्शन का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी देगा, जिसका ग्राफ इस तरीके से आ रहा है। और अपन देख रहे हैं एक जगह देखो यहाँ मैक्सिमा आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है एक पॉइंट पर। देखते हैं उसका मतलब क्या है, बट पहले यहाँ समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है। साई रेडियल वेव फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं अपन, उसका स्क्वायर कर दिया तो अपन को रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिल रही है। फिर अपन ने आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया, अब प्रोबेबिलिटी मिल रही है रेडियल। सब अपन रेडियल बात कर रहे हैं, आर के टर्म में बात कर रहे हैं, एंगल की बात ही नहीं कर रहे, सब रेडियल है ये। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सो अपन अभी निकालेंगे मैक्सिमा, उससे पहले अपन पहले ये साई स्क्वायर समझ लेते हैं, फिर अपन निकालेंगे वो मैक्सिमा कहाँ आएगा। ठीक है, अच्छा तो पहले अपन जरा नेट साई स्क्वायर निकाल लेते हैं, मतलब नेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे आएगी। अभी अपन ने कौन सी निकाली है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आर के टर्म में अपन टोटल निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखो अपन ने आर स्क्वायर का डायग्राम बना लिया, ये आया था अभी, है ना, अभी बनाया था। आर स्क्वायर बढ़ता है, मैक्सिमा मतलब यहाँ ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे कम होता जाता है। अच्छा, साई आर थीटा फाई चाहिए टोटल वेव फंक्शन, कैसे आता है, रेडियल वेव फंक्शन इंटू एंगुलर वेव फंक्शन आता है। अच्छा, अगर मुझे
बोल सकते हैं आर रेडियल वेव फंक्शन इनटू एंगुलर वेव फंक्शन। मुझे साई स्क्वायर चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी चाहिए नेट 1s के इलेक्ट्रॉन की, कि कहाँ रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी। तो मुझे स्क्वायर करने का पड़ेगा टोटल आर का स्क्वायर इंटू थीटा फाई का स्क्वायर। अच्छा, आर अपन ने निकाला था, अभी निकाल उसका स्क्वायर करेंगे। एक ही अच्छी बात क्या है, कांस्टेंट बताया मैंने, कांस्टेंट का स्क्वायर क्या आएगा, नया कांस्टेंट। मतलब साई स्क्वायर निकालना है, आर स्क्वायर का बना लो, इंटू कांस्टेंट कर दो। अब बताओ इस ग्राफ में अगर मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दूं, ग्राफ दिखेगा तो वैसे ही ना। अब मैं अगर मान लो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू बड़ी आएंगी, बट दिखेगा तो सब जगह 2 मल्टीप्लाई किया तो दिखेगा तो ऐसे ही, तो ग्राफ तो ऑलमोस्ट ऐसे ही बनेगा। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं समझ में आ रहा है। रेडियल अलग सॉल्व कर लिया, एंगुलर अलग सॉल्व, यहां तो सॉल्व करना ही नहीं पड़ा क्योंकि कांस्टेंट आगे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल, क्योंकि अपन ने एंगुलर सॉल्व ही नहीं करना पड़ा। एंगुलर सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं करना पड़ा क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या सॉल्व करोगे। रेडियल को सॉल्व कर लिया, अब अपन ने रेडियल का स्क्वायर किया, एंड कांस्टेंट का स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, उसका ग्राफ बना लिया तो ये आ गया, बहुत बढ़िया बात है। अब अपन इसको और अच्छे से समझने के लिए क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड बनाते हैं, चार्ज क्लाउड डेंसिटी डायग्राम बोलते हैं इसको। मतलब अपन ऐसा देख रहे हैं, समझने के लिए ऐसा सोचो, मैं इलेक्ट्रॉन की, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कर नहीं सकते। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन की फ़ोटो ले रहा हूँ एक, ठीक है। ऐसे मैंने 1s के इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी फ़ोटो ली, लाखों फ़ोटो, सबको सुपर इम्पोज कर दिया एक के ऊपर एक। और अब मैं देख रहा हूँ, तो देखो जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहा होगा वहाँ फ़ोटो में ज़्यादा बार आया होगा। तो अगर मैं डॉट बनाऊँ तो वहाँ ज़्यादा बार इलेक्ट्रॉन की डॉट दिखेगी, तो डॉट डेंसिटी ज़्यादा दिखेगी वहाँ पर। मतलब ये बनाऊंगा तो वो ऐसे सोचने जो मैं बताया, बहुत सारी फ़ोटो को सुपर इम्पोज कर दिया, ऐसे ले नहीं सकते फ़ोटो, मैंने बताया था अभी, बट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चार्ज क्लाउड डायग्राम का मतलब क्या है, ठीक है। 1s के लिए देखो, ओरिजिन पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ रही है, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करोगे सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डॉट दिखेंगी वहाँ पर, सबसे ज़्यादा डॉट आएंगी ओरिजिन पर। डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमा आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं अपन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। चार्ज क्लाउड डेंसिटी बनाएंगे, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इस तरीके से देखो इन्फानाइट तक जाएगा। अब इन्फानाइट तक थोड़ी बनाएंगे, अब बनाना चालू कर दो, करवाना तो सिटी के बाहर निकल जाऊंगा, इन्फानाइट की लिमिट थोड़ी है, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, उतना रीजन बनाते हैं जिसके अंदर 90% प्रोबेबिलिटी आ जाए। सो कहने का मतलब है सारे वेरिएशन आ जाएं, दैट्स इट। देखेंगे क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे बना लिए, मैं देखो बना रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है क्या किया है। देखो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ है, ओरिजिन पर, न्यूक्लियस पर, ये बता रहे हैं। देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा, फिर कम होती जा रही है, देखो अपन कम करते जा रहे हैं डॉट की डेंसिटी, तो क्लाउड डेंसिटी कम करते जा रहे हैं इस तरीके से। तो दिस इज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डायग्राम बनाया मैंने, और वही किसका हो जाएगा, नेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया ना, तो सेम ही आया ग्राफ। देखो तो ये मैंने इसका बनाया, मल्टीप्लाई कांस्टेंट करते सेम ग्राफ बन गया। 90 उतना बनाएंगे जिसमें 90% ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाए, कहने का मतलब इन्फाइनाइट तक नहीं जाना है। अब एक और होता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम, मतलब जहाँ 90% का रीजन है उसका बाउंड्री बना दो एक, उससे शेप पता पड़ जाएगा। तो मैं दिख रहा है ये कैसा सिमेट्रिक है, सेंट्रल सिमेट्रिक, स्फेरिकल सिमेट्री है इसमें, इसलिए आर थीटा फाइव में ये सॉल्व हो रहा है आसानी से। ये आसान है भाई, ये तो सबसे आसान है 1s, ठीक है। सो दिस इज बाउंड्री सरफेस डायग्राम, सरफेस पे एक बाउंड्री बना दो, एक स्फेयर बनेगा, ठीक है। तो 1s का शेप क्या हो गया, स्फेरिकल, और 1s की नहीं, ऑल s विल बी स्फेरिकल। समझ में आ रहा है क्या किया है, ठीक है। सो देखेंगे कैसे, ठीक है, सब आएगा समझ में आएगा, क्योंकि सारे जो s होंगे ना उसका एंगुलर वेव फंक्शन कांस्टेंट होता है। अब अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका मतलब ये होगा भाई वो अल्टीमेटली आर पे डिपेंड करेगा। अगर वो आर पे डिपेंड करेगा ओवरऑल वेव फंक्शन, तो अगर आर ही पे डिपेंड कर रहा है तो वो स्फेरिकल ही होगा। बीच में नोड बोर्ड आएंगे, वो देखेंगे बाद में क्या होता है। इसमें एंटी नोड है, बाद में नोड आएगा ओरिजिन पर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एंटी नोड है। न्यूक्लियस पर अगर बात करें मैक्सिमा है, देख रहे हैं मैक्सिमा, मतलब इसको एंटी नोड बोलते हैं, ठीक है। नोड होगा जहाँ प्रोबेबिलिटी 0 होगी,
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वो सब टर्मोलॉजी आएगी, भी एक एक करके सीखते जाओ। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये बनाया अपन ने चार्ज क्लाउड डायग्राम, ये बनाया अपन ने बाउंड्री सरफेस डायग्राम, और उससे पता पड़ रहा है कि 1s स्फेरिकल आ रहा है, और 1s नहीं सारे s स्फेरिकल होंगे। क्यों होंगे? उनका एंगुलर वेव फंक्शन कांस्टेंट आएगा, मतलब जो नेट वेव फंक्शन होगा सिर्फ r पे डिपेंड करेगा, और r पे डिपेंड करेगा तो भाई स्फेरिकल ही हो सकता है सिर्फ। तो दिस वॉज द ईजीएस्ट ऑफ ऑल वेव फंक्शन, द 1s वेव फंक्शन। वाई इट वॉज ईजीएस्ट? एक तो r का वेव फंक्शन बड़ा सिंपल था, वो बहुत सिंपल था, इनटू एंगुलर वेव फंक्शन तो कांस्टेंट था। आगे एंगुलर वेव फंक्शन भी आएगा, उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, वो एंगल के टर्म में आएगा, इट विल बिकम टफर। तो अब अपन अगला करेंगे, लेकिन और करेंगे, एक दो करके देखेंगे, ठीक है, थोड़े टफ रहेंगे बट करके देखेंगे। उससे पहले अपन वो वो प्रोबेबिलिटी का, रेडियल प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमा निकालते हैं। वो मैक्सिमा कहाँ आ रहा था, ठीक है, तो मैक्सिमा निकालते हैं अपन। अब अपन निकालते हैं वो आर जहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, मैक्सिमम किसकी, रेडियल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो रेडियस का पार्ट कर रहे थे उसका अपन ने प्रोबेबिलिटी का ग्राफ बनाया था, वो मैक्सिमा आ रहा था एक आर पर। निकालते हैं वो आर क्या है, रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे उसको फॉर 1s। आर क्या था, 2/a0 3/2 e⁻⁻ r/a0। इसका 4πr² साई स्क्वायर का फंक्शन निकालते हैं। साई कौन सा, रेडियल, सो इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो ये आ गया 4πr² इंटू इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। इसको मैंने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ न्यूक्लियस क्या था, 0 क्यों था, देखो r 0 तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, फिर r की वैल्यू जो इन्फानाइट होगी तो ये 1/i ये हो जाएगा 1/e⁻⁻∞, e⁻⁻∞ होगा, ऊपर भी इन्फानाइट है r, ये हो जाएगा इन्फानाइट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई e⁻⁻∞, बट टेंड्स टू 0 बिकॉज नीचे वाला ज़्यादा फास्ट इंक्रीजिंग है। तो ये तो अभी इतना टेंशन मत लो, और ज़्यादा बताना पड़ेगा। अभी इतना समझो कि बस ये इन्फाइनाइट पे भी 0 आएगा, और आना भी चाहिए भैया। क्यों प्रोबेबिलिटी 0 आनी चाहिए? मैं बोलूँ यहाँ पर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एटम है मेरे पास यहाँ पर, उस इलेक्ट्रॉन के मार्स पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत कम, बट है, बट बहुत कम है, टेंडिंग टू 0 है। समझ में आ रहा है? अच्छा, न्यूक्लियस पे प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में अंतर है, समझ में आ रहा है? तो प्रोबेबिलिटी तो बोल सकते हैं अपन 0 है, बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो कांस्टेंट आ रही थी, समझ में आ रहा है? तो अपन बोल सकते हैं, तो ये ग्राफ आया था, हमें ये निकालना था, वो सब बता दिया मैंने, ये निकालना था कि ये मैक्सिमा जो आ रहा है, तो यहाँ मैक्सिमम सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आ रही है, देखते हैं क्या खासियत है, ये किस आर पे आ रही है, निकाल के देखते हैं उसको। और 4πr² में बताया था क्या देता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी दे रही थी अपन को, ठीक है, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, जो 12th में तो पता होगा, कोई भी फंक्शन आ रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके ये चेक करो 0 कहाँ आ रहा है, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करना होता है, बट यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्यों? मुझे पता है 0 पर 0 है, इन्फाइनाइट पर टेंडिंग टू 0 है, और सब जगह पॉजिटिव है, तो वो मैक्सिमा ही देगा, उतना सोचना नहीं पड़ेगा। 11 वालों को इसलिए बोल रहा हूँ, सिर्फ डिफ्रेंशिएट करो, 0 से इक्वेट करो और देखो वो 0 कहाँ हो रहा है। तो इस फंक्शन को, रेडियल प्रोबेबिलिटी के फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं अपन, ठीक है। सो इसको डिफ्रेंशिएट किया, प्रोबेबिलिटी आ गई 4πr², इसको सॉल्व कर दिया तो ये 4 हो गया, a⁻³ हो गया, e⁻²r/a0 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी का फंक्शन हो गया, ये सब कांस्टेंट है, मैंने c लिख दिया इसको, r² मुझे पता है क्योंकि वो काम में नहीं आएगा, r² इंटू e⁻²r/a0। तो फॉर मैक्सिमम निकालना है तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा dp/dr, r के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट करोगे तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको कांस्टेंट, फिर इसको कांस्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dp/dr विल बी इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट पहले 2r इंटू इसको सेम e⁻²r/a0 प्लस, अब इसको सेम रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे -2r/a0, ठीक है, अंदर फिर डिफ्रेंशिएट -2/a0 और इंटू c आएगा, dp/dr बोल देंगे अपन, यहाँ c लिख दे रहे हैं, ये c है, ठीक है। तो 2 कॉमन आ गया, c कॉमन आ गया, e⁻²r/a0 कॉमन आ गया, r कॉमन आ गया, क्या बचा अंदर, 1 -r/a0 बचा, इज इक्वल टू 0। तो ये अपन बोल रहा है r इज इक्वल टू a0 पर रेडियस ऑफ, देखो ये 0, देखो ये बोल रहा है 0 पर स्लोप, r इज इक्वल टू 0 पर स्लोप 0, देखो स्लोप 0 टेंडिंग था, इनफाइनाइट पे टेंडिंग 0, इनफाइनाइट पे ही बोल रहा था 0 होगा, बीच में
जो आर आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, जहाँ ये जीरो हो रहा है तो वो जीरो पर जीरो होगा, ये इन्फाइनाइट पे जीरो होगा। ये फंक्शन आर की वैल्यू ए नॉट पर 1 - 1 जीरो हो जाएगा। तो आर इज इक्वल टू ए नॉट इज द रेडियस ऑफ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो गई। और जो ए नॉट वैल्यू आती है वो 0.529 आती है एंगस्ट्रॉम। ये क्या बता रहा है, 1s के अंदर इलेक्ट्रॉन के सबसे ज़्यादा रहने के चांसेस 0.529 एंगस्ट्रॉम पे होती है, जो बोर्स मॉडल में था। मतलब ये वो आंसर भी दे रहा है जो बोर्स देगा और बाकी सब भी देगा। तो दिस इज अगेन मच बेटर देन बोर्स मॉडल। समझ में आ रहा, मतलब यही बन जाएगा बोर्स मॉडल कंडीशंस पे, और ये बाकी सब जगह भी आंसर देगा। तो ऑब्वियसली दिस इज द मेजर पार्ट। अपन बोर्स को इसका एक सबसेट सोच सकते हैं। सो ए नॉट 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है, जो फर्स्ट बोर रेडियस था, फर्स्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल। इसलिए मैंने ये पूरा मैक्सिमम निकलवाया, ठीक है, कि ये वही सेम आंसर दे रहा है जो बोर भी दे रहा था, लेकिन ये बाकी सब और भी बहुत कुछ देगा। ये भी बता देगा कि क्यों आखिर स्टार्क और जीमन इफेक्ट होता है, स्प्लिटिंग क्यों हो जाती है, क्यों, अपने पास सबशेल भी हैं भाई, ऑर्बिटल्स भी हैं, वो उनकी भी एनर्जी अलग अलग हो कर सकते हैं अपन। समझ में आ रहा है अब क्यों स्टार्क और जीमन इफेक्ट हो रहा था, हाइड्रोजन वो बोर्स मॉडल नहीं समझा पा रहा था ये सब। सो दिस इज फॉर 1s। अपन को इतना सीखना होता है, ऐसे सीखना होता है कि भाई 1s में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है। अब एनसीईआरटी में तो प्रोबेबिलिटी की बात नहीं किया, तो अपन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है। बस अपन को सब जगह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वो का चार्ज क्लाउड डायग्राम देखना है कैसा होता है, लेकिन उसके लिए सॉल्व करना ही पड़ेगा। पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, आर का बनाना पड़ेगा, फिर आर स्क्वायर का बनाना पड़ेगा, ए का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपन देखेंगे शॉर्ट में कैसे करेंगे इसको, देखेंगे क्या क्या करना है और क्या क्या कर सकते हैं। सारे एंगुलर वेव फंक्शन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे अभी अपन, ठीक है। सो ये तो हो गया सबसे सिंपल जो था 1s, ठीक है। अब अपन बाकी देखेंगे, सब कुछ पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे शेप आने हैं। पी का शेप क्या होता है, डी का शेप क्या होता है, एस का शेप तो देख लिया स्फेरिकल है, पी का नहीं पढ़ा अभी तक, क्योंकि अपन अभी तक एंगुलर वेव फंक्शन सॉल्व भी नहीं किया, और एस का तो कांस्टेंट है ना। तो पी का अपन को देखना पड़ेगा, तो वो भी आगे आएगा, तो सब देखना है। तो अभी अपन 2s का देखेंगे, सब देखेंगे जितना अपन देखना चाहिए, और जितना अपन को देख के जितना अपन को पढ़ना है उतना सारा समझ में आ जाए। मैंने पहले ही बोला था भाई, इस पार्ट में दिमाग लगना है और कोई रास्ता नहीं है। बट अगर तुम सुन लोगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसका 50% समझ में आ गया ना, तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा हो गया, अच्छे से हो गया। और जब 100% आ गया तो तुम फिर तब तो तुम्हें मतलब यू मस्ट बी ऑलरेडी टू मच इंटरेस्टेड इन टू दिस। तो दिस वॉज फॉर 1s। वापस पढ़ो, देखो क्या क्या बोला है, तब आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। तो अपन और आगे देखेंगे और थोड़े वेव फंक्शंस देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है, वेव फंक्शन फॉर 2s ऑर्बिटल। अच्छा, आता कैसे है वेव फंक्शन, सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 2s के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब 2s के लिए सॉल्व किया होगा तो उसने n, l और m की कंडीशन रख दी होगी, और हमें पता है 2s मतलब n क्या हो गया 2, है कि नहीं। s की बात कर रहे हैं, l क्या हो गया 0, और 0 का m एक ही पॉसिबल है, क्या 0। तो देखो जब 2s सॉल्व किया होगा उसने कंडीशन यूज़ की होगी, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0, तो फिर साई निकल के आ गया होगा अपने जो दो पार्ट में आया होगा। तो देखो यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ n, l, m, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या दिया होगा अपन को, वेव फंक्शन जो दो पार्ट में आया होगा। देखो एक रेडियल पार्ट आया होगा और एक एंगुलर पार्ट आया होगा। रेडियल पार्ट क्या आता है, देखो दिस इज आर रेडियल पार्ट, डरो मत, सब समझाऊंगा। जैसे 1/2√2 इंटू 1/a0, वही सेम कॉन्स्टेंट, 3/2 पावर 3/2, 2 माइनस r/a0 e रेस टू माइनस r/2a0 इंटू 2√π, ठीक है। ये अपना एंगुलर पार्ट है, ठीक है। ये एक्चुअली एंगुलर वाले पार्ट से सॉल्व करने पर आता है, तो मुझे एंगल कहाँ है, क्यों एंगुलर पार्ट बोल रहे हैं। जब आप सॉल्व करते हैं तो एंगुलर पार्ट वाला जो जहाँ आना चाहिए वहाँ ये वैल्यू आती है, ठीक है, इसलिए इसको एंगुलर पार्ट बोल रहे हैं। आगे जब पी करेंगे तो समझ में आएगा। सो ये कहाँ से आया समझ में आ रहा है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आया। हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया, ये कंडीशन लगा दी, तो हमें 2s मिला, जिसका नाम अपन ने 2s दिया है, ठीक है। तो ये आंसर आता है सॉल्व करने पर। अब हमें अगर इसको समझना है तो मैंने बताया था कैसे समझना होगा, ग्राफ प्लॉट करना होगा। किसका ग्राफ, साई का। पहले रेडियल अलग अलग करेंगे, रेडियल अलग एंगुलर अलग। तो यहाँ तो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि एंगुलर क्या है
कांस्टेंट। तो जब भी s अपने पास ऑर्बिटल्स आएंगे ना, सिर्फ रेडियल पार्ट सॉल्व करना है, एंगुलर तो कांस्टेंट आएगा हर बार, क्योंकि L0 M0 ठीक है फर्क नहीं पड़ने वाला, कांस्टेंट वैल्यू होगी, ठीक है, हर बार सारे s के लिए कांस्टेंट आता है। फिर इसको सॉल्व करना है अपन को, इसको सॉल्व करके देखेंगे अपन, ठीक है। और हाँ, वापस ये सब हाइड्रोजन एटम के लिए ही सॉल्व कर सकते हैं श्रोडिंगर सॉल्व तो करना है नहीं, जो सॉल्व करते वक्त दिक्कत आती है वहीं से डाउट क्रिएट हो जाएगा, सर ये क्या बोला, आप तो बोला सब जगह एप्लीकेबल है। हाँ, पहली बात तो हाइड्रोजन के लिए ही सॉल्वेबल क्यों है, क्योंकि यार श्रोडिंगर फॉर्मूला जो था उसके अंदर डेल्टा 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 और अल्टीमेटली आता E माइनस वी, ये तो एनर्जी था, V क्या था, पोटेंशियल, सिस्टम का पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल निकालना, मैंने बोला था अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो कैसे निकाल सकते हैं, K Q1 Q2 अपॉन R। अगर अपन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम लेते हैं तो K E और E माइनस साइन बाहर, ठीक है, क्योंकि एक चार्ज माइनस डिवाइडेड बाई R। नाउ दैट R बिकम्स दैट K E स्क्वायर बाई R बिकम्स रिलेटिवली सिंपल, अपने पास फंक्शन, उसको सॉल्व तभी कर पाते हैं। अगर अपन 2 इलेक्ट्रॉन ले लें, भाई तो कैसे निकालोगे तुम, मैंने पहले ही बोला था हाइड्रोजन के उसके अंदर, बोर्ड्स के अंदर कैसे निकालोगे पोटेंशियल, 2 इलेक्ट्रॉन का कहाँ कितना डिस्टेंस है, कैसे है, नहीं कर पाएंगे। अब डाउट ये आता है, सर अभी अगर अपन सब जगह कर सकते हैं, आपने बोला था अपन सब जगह लगा सकते हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सिर्फ हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर पा रहे हैं। हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो रिजल्ट्स आते हैं ये सब जगह लगा सकते हैं। अपन सारे एटम के लिए श्रोडिंगर सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अपन जब अप्रोक्सीमेशन लेते हैं ना बाकी सब एटम में, तो अपन ले सकते हैं, शील्डिंग इफेक्ट वगैरह कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सब लेके अपन उसको अप्रोक्सीमेशन बना के हाइड्रोजन एटम की तरह सोच सकते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो फिर हाइड्रोजन के आंसर ही आते हैं अल्टीमेटली, और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी मैच करती हैं, मतलब सब कुछ सही है। समझ में आ रहा है? नहीं आया तो कोई बात नहीं, भूल जाओ, तुम तो ये मान लो अपन कर सकते हैं, सब जगह आंसर देता है। बट अगर किसी को क्यूरियोसिटी है तो मैं बता रहा हूँ, तो तुम्हें भी क्या सीखना है यहाँ से, ठीक है, कि श्रोडिंगर अपन ने निकाला 2s का, ठीक है, निकाला तो हाइड्रोजन एटम का सिस्टम मान के, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान के किया होगा, ठीक है, N2L0 M0 रखा होगा, ये वेव फंक्शन आया, हमें वेव फंक्शन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब अपन जरा इस वेव फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपन वेव फंक्शन लेकिन समझते कैसे हैं, 2 पार्ट में तोड़ के, पहले रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। यहाँ तो एंगुलर की दिक्कत नहीं आती क्योंकि अपन s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, जो कांस्टेंट होता है एंगुलर वेव फंक्शन। तो अपन रेडियल वेव फंक्शन देखते हैं, सॉल्विंग रेडियल वेव फंक्शन, साई आर बोलते रहे क्योंकि वेव फंक्शन रेडियल वाला, फॉर 2s साई आर या अपना कैपिटल R इज इक्वल टू 1/2√2 1/a0 पावर 3/2 2 माइनस r/a0 e रेस टू माइनस r/2a0। तो ये अपना रेडियल वेव फंक्शन है, जो हमें निकालना नहीं है, हमें दिया होगा, ठीक है, हमें बस समझना है उसको एटलीस्ट। सो इसको अपन समझते हैं, ठीक है। सो साई बनाते हैं R और फिर बनाएंगे साई स्क्वायर वर्सेस R, ठीक है। कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं अपन, देखते हैं किस R पर क्या आएगा, और R की वैल्यू क्या होगी 0 से लेके इन्फानाइट। मैं अपन क्या कर रहे हैं, ईजी तरीके से डायग्राम बनाना चाहते हैं, ठीक है, वरना तो अच्छे से देखना तो डिफरेंशिएट करके सब स्लोप चेक करना पड़ेगा, कैसा स्लोप वेरी हो रहा है, किस तरीके से कम, किस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उतना नहीं सोचना है यहाँ पर, ठीक है। अपन को अल्टीमेटली एक्चुअली वो देखना है चार्ज क्लाउड डायग्राम, फिर भी समझ सकते हैं इस तरीके से। अपन 0 पर कांस्टेंट होगा, 2a0 पर 0 हो जाएगा, उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, और जब इन्फानाइट रखेंगे तो ये 1/e⁻² r/2 माइनस को नीचे 1 हो गया, तो 1/e⁻² r/2a0। r को अगर टेंडिंग टू इन्फानाइट होगा तो e⁻² इन्फानाइट हो जाएगा, ठीक है, और इन्फानाइट बाई e⁻² इन्फानाइट टेंड्स टू 0, ठीक है, और माइनस साइन बाहर आएगा तो टेंडिंग टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। मतलब देखना, प्लॉट करते हैं कैसे, ये कुछ ऐसा आएगा, 0 होगा, पहले 0 पर कांस्टेंट आ रहा है देखा अपन ने, फिर 0 हो जाएगा, फिर टेंड टू 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड। ये समझ में आ रही है, साई बनाया अपन ने। अब साई बनाया, साई स्क्वायर बनाते हैं। किसी चीज़ का स्क्वायर कर दो तो होगा क्या, देखो बड़ी वैल्यू का स्क्वायर बड़ा ही आएगा, छोटी वैल्यू का स्क्वायर छोटे ही आएगा, लेकिन नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर अपन इसको स्क्वायर करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट फ्लिप होके ऊपर आ जाएगा, दैट्स इट। नॉट टू स्केल, वैल्यू तो लगाएंगी बट दिखेगा ऐसे ही। देखो पॉजिटिव वैल्यू था, वहाँ स्क्वायर पॉजिटिव ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 रहेगा, देखो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। तो अगर अपन प्रोबेबिलिटी
डेंसिटी डायग्राम बनाएंगे तो वो इस तरीके से आएगा एस का, समझ में। और एस में देखो अगेन यहाँ एंटी नोड आता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस पर डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा आती है, ठीक है। ये साई बनाया, ये साई स्क्वायर बनाया, साई स्क्वायर इस तरीके से आ रहा है। अब अपन इसका चार्ज क्लाउड डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसका चार्ज क्लाउड डायग्राम? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का, ठीक है। तो लेट अस मेक चार्ज क्लाउड डायग्राम फॉर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ 2s, ठीक है। देखो कैसे, ये न्यूक्लियस ले लिया मैंने ओरिजिन पे, अपन सिमेट्रिकली इसको सॉल्व बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये यहाँ मैंने ओरिजिन पे न्यूक्लियस ले लिया। अच्छा, तो न्यूक्लियस के पास बताओ डॉट्स की डेंसिटी ज़्यादा आएगी कि कम आएगी? ज़्यादा। देखो जीरो नहीं, कितनी ज़्यादा है डेंसिटी, तो ज़्यादा डॉट्स बनाएंगे अपन। फिर अपन क्या करेंगे, देखो ज़्यादा बना रहा है डॉट्स, फिर अपन डॉट्स को कम करते जाएंगे। देखो यहाँ बिल्कुल डॉट्स नहीं आएंगे इस पॉइंट पे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो गई? ज़ीरो। तो देखो अपन डॉट्स बढ़ा रहे हैं, डॉट्स बहुत बढ़ा रहे हैं, फिर यहाँ पर बिल्कुल डॉट नहीं बनाएंगे, मैं यहाँ डॉट नहीं बनाऊंगा, फिर डॉट की डेंसिटी बढ़ाना चालू कर दूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ रही है। फिर एक मैक्सिमा आएगा, फिर डेंसिटी ज़्यादा आने लगेगी और फिर कम होने लगेगी। दैट्स इट। वो जो चार्ज क्लाउड बनाना है तो डेंसिटी बनानी है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट एरिया डॉट की डेंसिटी कितनी है, दैट विल डिफाइन योर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर। और आर बात कर रहे हैं, यहाँ रेडियल है, अभी एंगुलर पार्ट और देखना है, ठीक है। सो देखो इस तरीके से, यहाँ इस पॉइंट पर देखो मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये पॉइंट और ये इस तरीके से अभी जो बोला है वो बना रहा हूँ मैं। फिर अपन कम करते जा रहे हैं, देखो एक मैक्सिमा, यहाँ मैंने मैक्सिमम बना दिया, फिर कम करते जा रहे हैं डेंसिटी, ये बन गया। वेरी गुड। शेप बात करेंगे तो स्फेरिकल ही आना, मैंने बताया था सारे एस का स्फेरिकल है, क्योंकि अगर एस की बात करेंगे तो एंगुलर वेव फंक्शन कांस्टेंट आएगा, तो वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, सब आर पे डिपेंड कर रहा है। आर पे डिपेंड करेगा तो भाई अगर कोई चीज़ आर पे डिपेंड करे तो वो स्फेरी हो सकती है। आर क्या है अपना? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। सो और ये 2a0 आ रहा है, जहाँ पर जीरो हो रहा है, कैसे पता पड़ रहा है? साइज जीरो रख दो, जीरो कब हो रहा है? आर की वैल्यू 2a0, तो आर को अपन ने 2a0 रख दिया, a0 चला गया, 2 - 2 जीरो हो गया, पूरा क्या हो, जीरो इंटू कॉन्स्टेंट क्या हो गया, जीरो, साइज जीरो आ रहा है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं ये जीरो आ रही है डेंसिटी, कहाँ? 2a0, और जहाँ साइज जीरो है वहीं साइज स्क्वायर भी जीरो होगा, और एक्चुअली 4πr² साइज स्क्वायर भी जीरो होगा अगर अपन रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। बट हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, बट अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं तो 4πr² साइज स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ साइज जीरो वहीं साइज स्क्वायर जीरो, वहीं 4πr² जीरो, और 4πr² साइज स्क्वायर जीरो पर भी जीरो होगा, क्योंकि वहाँ 4πr² का टर्म है। अपन उतना ही देख रहा है, इतना समझो। अगर मैंने बोल दिया किसी को इंटरेस्ट है तो वो सोच सकता है आगे, ठीक है। साई का ग्राफ ये आया, साई स्क्वायर ग्राफ ये बनाया, तो अपन ने चार्ज क्लाउड डेंसिटी बनाना चाहे जो इस तरीके से आएगा, और 90% रीजन, मतलब मैंने क्या बोला था, सारे वेरिएशन आ जाएं। अपना देखो सारा वेरिएशन आ गया, ये आ गया कि मैक्सिमा था, फिर कम हुआ, जीरो हो गया, वो वेरिएशन भी आ गया, फिर मैक्सिमा आया, वो वेरिएशन भी ले लिया, फिर कम हो रहा है, यहाँ अपन रुक गए। सारे वेरिएशन आ जाएं, उतना अपन को प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये बनाया, ये आया अपना चार्ज क्लाउड डायग्राम, और अगर तुम सरफेस डायग्राम बनाओगे तो वो स्फेरिकल ही आएगा, ठीक है। बट एज वी कैन सी देयर इज वन नोड, इसको बोलते हैं नोड, और ये रेडियल नोड होगा। क्यों? आर पे डिपेंड कर रहा है। दो नोड तरीके के नोड आने वाले हैं, एक रेडियल नोड होगा, एक एंगुलर नोड होगा। रेडियल नोड वो होगा जो आर पर जीरो हो रहा है, एंगुलर नोड वो होगा जब किसी एंगल पे जीरो है, वो आगे आएगा पी के अंदर, देखेंगे अपन। समझ में आ रहा है? सो सब देखेंगे। 2a0 इज नोड, और इसको रेडियल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रेडियल वेव फंक्शन के अंदर नोड निकल रहा है जो आर पर डिपेंड कर रहा है, रेडियल नोड। अगर एंगुलर वेव फंक्शन के अंदर नोड आएगा, यहां नहीं आना है, क्योंकि एंगुलर वेव फंक्शन एस के अंदर क्या आ रहा है? कांस्टेंट। पी के अंदर नहीं आएगा कांस्टेंट, वहां फिर एंगुलर नोड मिलेंगे अपन को। बट यहां एंगल पे नोड नहीं है, यहां रेडियस पे नोड है, रेडियल नोड, वन रेडियल नोड। तो रेडियल नोड कितने हो गए? वन। उसका शेप क्या है? स्फेरिकल। देखो ये जो नोड है वो स्फेरिकल होगा कि नहीं होगा? मतलब अगर ये सपोज मेरा 2a0 है पेन,
ठीक है, तो सब जगह जहाँ जहाँ 2a नोड होगा एक स्फीयर बनेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं होगा, तो अपन स्फेरिकल नोड बोलेंगे इसको कि ये स्फेरिकल नोड है। ठीक है, अच्छा, तो रेडियस एट विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज कॉल्ड रेडियल नोड। ठीक है, इसको अपन 4πr² साई स्क्वायर के टर्म में भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ 0 है, सिर्फ 2a नोड को, इनफाइनाइट को नहीं मानना होता क्योंकि वो ऑब्वियस चीज़ है यार। मैं बोलूँ यहाँ मेरे पास जो इसके अंदर जो एटम है उसका इलेक्ट्रॉन सपोज दूसरी गैलेक्सी में होने के क्या चांसेस है भाई, ऑलमोस्ट 0। उसको नहीं कंसिडर करना होता है, जहाँ बीच में कहीं वैल्यू पर 0 आ रहा होता है वो बात करते हैं। तो 1 रेडियल नोड है इसके अंदर, एंगुलर नोड 0 है क्योंकि साई जो एंगुलर है वो कांस्टेंट है, वो कभी 0 हो ही नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? सो देयर इज 1 रेडियल नोड एंड दैट रेडियल नोड इज एट 2a नॉट, r इज इक्वल टू 2a नॉट। तो समझ में आ रहा है सब, सिंस a नॉट इज कांस्टेंट फॉर 2s, चार्ज क्लाउड विल बी सेम फॉर साई r थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बोला अभी अपन क्या करेंगे, टोटल साई निकालना चाहेंगे। टोटल साई कैसे निकालेंगे, रेडियल साई इनटू एंगुलर साई, और टोटल साई का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेडियल का स्क्वायर, अभी किया था अपन ने 1s के लिए, सेम चीज है कि नहीं, इनटू एंगुलर का स्क्वायर। एंगुलर का स्क्वायर तो कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट सेम बताया था अपन ने 1s तो 2s सिमेट्रिकल है। अंतर सिर्फ ये है 2s के अंदर एक रेडियल नोड आ रहा है जो 1s में नहीं आ रहा था। मैं इसी के अंदर चेंज वापस नहीं बना रहा हूं, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं, यही किसका हो जाएगा, नेट वेव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी। जो रेडियल मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बनाई है, ये बनाई रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बट मैं उसी को बोल दे रहा हूं अपना ओवरऑल नेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और ऐसा क्यों बोल पा रहा हूं, हमने 1s में देखा था साई जो एंगुलर आ रहा है a थीटा फाई, वो क्या आ रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का स्क्वायर क्या हो गया, कांस्टेंट, और r स्क्वायर इंटू कांस्टेंट किस तरीके से दिखेगा, ऑलमोस्ट r स्क्वायर की तरह। तो मैंने सेम बता दिया, सेम दिखेगा। समझ में आ रहा है? सो हमने 1s कर लिया, 2s कर लिया, अब जरा 2p करते हैं। वो दिख रहा है रिलेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि अब अपना एंगुलर वेव फंक्शन कांस्टेंट नहीं होगा। ए जो थीटा फाई होगा वो एक फंक्शन होगा जिसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ सॉल्व कर पाएंगे, कुछ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बट अपन देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं। समझ में आ रहा है 2s में क्या किया है अपन ने, सिर्फ रेडियल वेव फंक्शन को सॉल्व किया, एंगुलर की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट है, रेडियल को सॉल्व किया, ये आया क्योंकि एक जगह वो नोड दे रहा है, दैट्स इज शेप अपना स्फेरिकल है बट एक रेडियल नोड है। ठीक है, अब क्योंकि साइड एंगुलर तो कांस्टेंट है, ए थीटा फाई तो कांस्टेंट है, उसका स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो जो आर स्क्वायर दिखेगा मतलब अपना रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखेगी, वही अपना ओवरऑल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी हो जाएगी। मैंने वो बना दिया है, दैट्स इट। ठीक है, अब अपन देखेंगे जरा 2p कैसा होता है, और 2p में एंगुलर करना है क्योंकि वहां से अपन के पास ओरिएंटेशन आएगा। देखते हैं कैसे अपन कर सकते हैं।